हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है 2.5 का। इसके बाद हमारा 2.6 रह जाएगा और जो इस सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा 2.6 होने के बाद में। तो हमारा टॉपिक है, हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कंपनी के कल 2 टॉपिक्स किए थे टाइप ऑफ कंपनीज़ में, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज़। एक तीसरा टाइप होता है कंपनी का, OPC, जिसको हम बोलते हैं। OPC मीन्स वन पर्सन कंपनी। जैसे कि नाम ही शो कर रहा है कि इसमें सिंगल इंडिविजुअल ही कंपनी को रन करता है। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर प्रोविज़न पहले नहीं था, लेकिन जब दोबारा 2012 में कंपनीज बिल आया था इंडिया में, लोकसभा में पास हुआ था, उस बिल में OPC को एंट्री मिली थी इंडिया में। उससे पहले इंडिया में नहीं था। OPC का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। इसमें सारा बिजनेस, सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब भी सब कुछ होता है एक सिंगल पर्सन की होती है। जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था, सेम चीज़ है, सभी कुछ सेम है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है। सोल प्रोप्राइटरशिप अनऑर्गेनाइज क्यों था? कि उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था, लेकिन OPC में रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये कंपनी बन जाती है। इसमें सिंगल ही ओनर होता है, सिंगल पर्सन की मैनेजमेंट, सिंगल का कंट्रोल होता है। अगर कभी बड़ी कंपनी होती है तो उसके पास अलाउंस होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डायरेक्टर को हायर कर सकता है सैलरी पे, लेकिन ओनर अकेला ही रहता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन OPC के केस में मिनिमम 1 पर्सन होना चाहिए और मैक्सिमम भी 1 ही होना चाहिए। एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया कि OPC होता क्या है। अब हम कारण ढूंढते हैं कि कारण क्या है OPC की फॉर्मेशन के लिए, कि हम OPC में बिजनेस क्यों करना चाहेंगे। हम ये सब कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करें, कंपनी ओपन करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बिजनेस करें, या जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस करें। तो हमको सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो कारण क्या है OPC में बिजनेस करने के? पहला फ़ायदा है कि मेकिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, आपका सारा बिजनेस जो था अनऑर्गेनाइज वे में था। ना ही आपका कोई रिकॉर्ड था, ना ही आप किसी के केस में केस कर सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस जो है रजिस्टर्ड नहीं है। जो कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा भी था कि अगर आपका जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कोई लीगल राइट नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी जो बैंक भी होगा आपको लोन नहीं देगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, क्योंकि उसे आप पे भरोसा नहीं है। जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी OPC के नाम से, तो वो आपको मतलब कि एक तरह से पैसा भी दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, सामान भी उधार दे सकते हैं आपको, क्योंकि उस पर आपको भरोसा हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, कोई आप लेके भाग नहीं सकते हो। बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ OPC, सोल ट्रेडर्स हैव गोट ए रियल अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहला बेनिफिट यही है कि आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने का मौका मिल जाएगा सोल ट्रेडर्स को। दूसरा पॉइंट है स्टॉपिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अकेला एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस करना है, कंपनी के तरीके से बिजनेस करना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस करना है, लेकिन मुझे OPC मतलब कि मैं अपने आप से ज़्यादा भरोसा किसी पे करता ही नहीं हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, कंपनी खोलने के लिए, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मैं किसी एक और पर्सन को पकड़ूंगा, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, सारी मैनेजमेंट कंट्रोल मेरा रहेगा, उसका बस नाम चलेगा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो उसका सिर्फ नाम चलेगा। तो जो कि चीज़ गलत हो जाएगी, मैं ज़्यादा शेयर अपना रखूँगा, जिससे कि सारे डिसीजंस मेरे होंगे। तो उस रॉन्ग मीन्स को बचाने के लिए ये चीज़ अलाउ की गई है कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स की जगह 1 मेंबर से ही कंपनी चल जाए। तो उसके लिए भी OPC की कारण बनता है कि प्राइवेट कंपनी में कोई एंटर ना करे रॉन्ग तरीके से, कि उसे 2 लोग रखने हैं कि जो बेमतलब के 2 लोग ना हो, 1 पर्सन हो जो काम का हो। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। टू चेक दिस रॉन्ग प्रैक्टिस OPC वाज फॉर्म। Now to form a company, there is no need to join hands with another person just for the sake of completing the formality. तो ये 2 कॉजेज थे। अब है फीचर्स। अब फीचर्स में थोड़े इससे 11 पॉइंट्स है, सारे समझने वाले हैं, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि OPC क्या है। पहला पॉइंट है इसमें ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड। जैसे इसका नाम ही यही है 1 पर्सन कंपनी, तो सिर्फ एक ही पर्सन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, 2 पर्सन नहीं चाहिए होते हैं। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप इसमें नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। जो इसका लीगल स्टेटस होता है वो प्राइवेट कंपनी के इक्वल होता है, उससे कम नहीं होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, उसके इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। अब नॉमिनी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एग्जिस्टेंस जो होती है
लॉन्ग नहीं होती है। अगर जैसे बिजनेसमैन मर जाता है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा बिना टाइम के। तो इस केस में ओपीसी के केस में एक चीज़ फीचर होता है कि आपको अपना नॉमिनी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, अपॉइंट करना होता है। इस केस में मतलब नॉमिनी का मतलब एक तरह से क्या होता है कि अगर किसी केस में बिजनेसमैन जो है, जो कंपनी का मेंबर है, इकलौता मेंबर है, वो मर जाता है, उसके मरने के केस में या उसके एब्सेंस के केस में उसका नॉमिनी लीगल और फुल टाइम मेंबर बन जाएगा उस कंपनी का। और नॉमिनी जो है, जब तक वो मेंबर जिंदा है तब तक तो वो नॉमिनी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो पहले मेंबर था कंपनी का, ओनर जो था, अगर वो मर जाता है तो उस केस में ये नॉमिनी जो है, नॉमिनेटेड पर्सन बिकम्स द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट होल्डर। अब जॉइंट होल्डर का क्या मतलब होता है कि किसी कंपनी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग मिलकर भी कंपनी चला सकते हैं और कहलाएगी वो 1% कंपनी, क्योंकि नाम एक ही शो होगा उसमें। नाम एक शो होने का मतलब है कि दोनों ही जॉइंट होल्डर्स होंगे, लेकिन नाम पर्सन एक ही रहेगा। मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझना। इन एन ओपीसी only one person is owner of all the shares of the company, but if two persons wish to become the joint holders of the all shares of the company, it can be done in such a situation the joint holders shall be regarded as one member। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा अगर होल्डर्स भी होते हैं तो उनको 1% ही माना जाएगा, उस केस में ही 1% कंपनी बन सकती है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 मेंबर्स हों तो आपको प्राइवेट कंपनी ही खोलनी पड़ेगी, उस केस में भी आप 1% कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी को ही एक तरह से रिगार्ड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा 1% से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़, जो आपने कल कंपनीज में भी पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। अब इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आप 1% कंपनी खोलते हैं और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। आपका शेयर सिर्फ उतना ही तक लिमिटेड है जितना आपने उसमें पे कर रखा है, जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। आपको अपनी कंपनी के नाम के साथ में ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा 1% कंपनी। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि प्राइवेट कंपनी केस में आपको पीवीटी एलटीडी लिखना होगा और पब्लिक कंपनी केस में एलटीडी लिखना होगा, और 1% कंपनी केस में आपको ब्रैकेट में शो करना होगा कि 1% कंपनी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में, जो ओनर होता है वही डायरेक्टर होता है, लेकिन 1% कंपनी का अगर साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है, तो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को हायर कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि अगर वो खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही ओनर है, तो उसे मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उसके डायरेक्टर ज़्यादा हैं तो उसको मीटिंग करनी पड़ेगी हर साल में कम से कम 3 महीने के बाद में, मतलब कि 90 डेज से लेस देन नहीं होने चाहिए दिन। जैसे कि आज एक मीटिंग होती है तो 3 महीने बाद दूसरी मीटिंग होनी चाहिए किसी मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी में मैंडेटरी चीज़ होती है। तो 1% कंपनी इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड होती है, फ्रीडम होती है उनके पास कि वो एनुअल जनरल मीटिंग चाहे ना भी बुलाए, उनको कोई फ्रीडम होती है कि वो मिनट्स ना बनाए। मिनट्स का एक तरह से मतलब होता है जो मीटिंग का रिकॉर्ड होता है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, उन्हें हम बोलते हैं मिनट्स। वो लिखना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है 1% कंपनी के केस में। फिर नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। अब परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था कंपनी में कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लेकिन 1% कंपनी में क्या होता है कि एक ही पर्सन है, जब मर जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे नॉमिनी को अपॉइंट कर रखा है, तो जब पर्सन मर जाएगा तो उसका जो नॉमिनी है वो उसका बिजनेस का ओनर बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि परपेचुअल सक्सेशन बन पाएगा, कि कंपनी कभी बंद नहीं होगी मेंबर के मर जाने की वजह से। जब नॉमिनी उसका फुल मेंबर बन जाएगा, फुल टाइम मेंबर बन जाएगा, तो वो अपना नॉमिनी एक और अपॉइंट करेगा। फिर इसका लास्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें भी वही चीज़ है जो कंपनी में होती है, कंपनी अलग है, कंपनी का जो ओनर है या मेंबर है वो अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग हो जाती है। अब इसकी है फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी है। फर्स्ट पॉइंट है गिविंग सेपरेट नेम, उसको ब्रैकेट में अपना नाम शो करना पड़ेगा 1% कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, जैसे ये पॉइंट हो भी चुका है कि उसे अपना नॉमिनी हायर करना पड़ेगा। अगर वो मर जाता है तो उस केस में उसका नॉमिनी उसका ओनर बन जाएगा। फिर बियरिंग ओपीसी विद द नेम हो चुका है। डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स जो 2.6 में हम पढ़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे उसकी फॉर्मेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, और नॉमिनेटेड पर्सन का नाम और उसकी रिटर्न कंसेंट भी उसको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो हमें बोर्ड से मिलता है, जहाँ से हम अप्लाई करते हैं कि हम कंपनी खोलना चाहते हैं। उनकी जब अप्रूवल मिलती है तो वो एक एज अप्रूवल हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं
जिसमें हमें मेंशनिंग होता है कि भाई ये हम कंपनी अब स्टार्ट हम कर सकते हैं। वो इनकॉर्पोरेशन हमारा लेटर होता है, एक तरह से हमारा अप्रूवल लेटर होता है कंपनी ओपन करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी। फर्स्ट पॉइंट है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़। सेकंड पॉइंट है गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लेकिन यहाँ पे वो हो जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है सोल ट्रेड का। फिर नेक्स्ट है सोल शेयर होल्डर। इसमें क्या है कि सब कुछ सारी मैनेजमेंट शेयर होल्डर सब कुछ जो शेयर है मैनेजमेंट है एक पर्सन का होता है, तो सभी कुछ सोल होता है। सोल का मतलब अकेला। सोल डायरेक्टर जिसकी मैनेजमेंट होती है वो अपना ही डायरेक्टर बनता है, वो खुद डिसीजन लेता है, वो सोल डायरेक्टर्स में एक एडवांटेज बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोर लॉजिकल। वन पर्सन कंपनी इंडिया के केस में बहुत लॉजिकल बन जाती है, क्योंकि एक हाथ में तो क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं बिजनेस में जो हटा दी जाती हैं, और दूसरे हाथ पे क्या होता है कि देयर विल बी नो नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इन रॉन्ग मैनर। जैसे मैंने आपको कोजिस में बताया भी था, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आ रहे हो, और दूसरे साथ में क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसमें वन पर्सन कंपनी से भी काम हो जाता है। और लास्ट इसका एडवांटेज है कि एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द अनऑर्गेनाइज बिजनेस। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में कि जो किसी नाम से नहीं चल रहे हैं, मतलब उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कोई बिल वगैरह या कुछ टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं, वो उन्हें एक नाम मिल जाता है कि उन्हें एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में पहचान मिल जाती है कि भाई इनका नाम है, ये अपने नाम से बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी बेनाम बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्या नुकसान होगा, आप किसी के केस में केस नहीं कर सकते हैं, वो लीगली प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके 3 लिमिटेशंस भी हैं जो सोलो प्रोप्राइटरशिप वाले ही हैं। अब पहला पॉइंट है कि मोर फॉर्मेलिटीज़। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, लेकिन सिर्फ ओपीसी में है। सेकंड पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल है, ओनर है, तो उसके पास जो फंड्स हैं वही हैं उसके पास, वो बार बार जनरेट नहीं कर सकता, जो पब्लिक कंपनी के केस में पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें डिसएडवांटेज है कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट है इसका अनबैलेंस्ड डिसीजंस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या हमने पढ़ा था, सभी मैनेजमेंट कंट्रोल डिसीजंस एक पर्सन के होते हैं, वो तो, और उसे हर चीज़ की एक्सपर्टिज्म नहीं हो सकती है, स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, तो उस केस में जो उसके डिसीजंस होंगे वो अनबैलेंस हो जाएंगे। बैलेंसिंग कब हो सकती है, जब हमारी जो सोच है वो किसी एक और पर्सन से जब मिलती है तो हमारी सोच बैलेंस हो सकती है, लेकिन एक पर्सन के केस में वो अनबैलेंस डिसीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा होता है। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेता हूँ। ओपीसी होता है कि वन पर्सन कंपनी जिसमें पूरा जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, सभी कुछ वन पर्सन के हाथ में होता है, जो कि 1956 कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं था, 2012 कंपनीज बिल के अंडर आया था। फिर है कोशिश क्या है इसके, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज्ड, नाम मिल जाता है उनको, लोन मिल सकता है उनको। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स, मतलब उन्हें दूसरा पर्सन जबरदस्ती नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ उसका नाम चलाने के लिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी की। फीचर्स हैं इसके, ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, जॉइंट होल्डर, लिमिटेड लाइबिलिटीज, स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज इक्वल टू 50, मैक्सिमम इज इक्वल टू 15। ठीक है। नॉमिनी में क्या है कि जब हम नॉमिनी हायर करते हैं तो वो फुल मेंबर बन जाएगा हमारी डेथ के बाद में। फॉर एग्जांपल मैं एक ओपीसी शुरू करता हूँ और मैं मर जाता हूँ किसी केस में, तो मेरा जो नॉमिनी होगा वो फुल टाइम मेंबर बन जाएगा उस कंपनी का, और जब वो मर जाएगा तो उसका नॉमिनी फुल मेंबर बन जाएगा, तो कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन भी बनी रहेगी। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स 90 दिन में कम से कम एक बार जरूर मिलने चाहिए, वो हर 90 दिन में उनकी मीटिंग होनी चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग उनको कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि उनको करानी ही करानी है, परपेचुअल सक्सेशन पॉइंट भी हो चुका है। उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर्स अलग होते हैं। फिर हम आते हैं एडवांटेजेस पे कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है मेंबर की, एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। सोल शेयर होल्डर है, सोल डायरेक्टर है, मोर लॉजिकल भी है, क्योंकि उसी सारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस होती है वो दूर हो जाती हैं, और एक तरह से प्राइवेट कंपनी भी शुरू नहीं होती है गलत तरीके से, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंट्री मिल जाती है। 3 ही लिमिटेशंस है ओपीसी की, कि एक तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको एक तरह से ऑफिशियल वे में काम करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। फिर शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड अनबैलेंस्ड डिसीजंस। ईजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है,
और इसी के साथ में आपका 2.5 पूरा हो जाता है। कल वैसे आपकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, 4 बजे की रहेगी आपकी। फिर हम कल से शुरू करेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरियस स्टेजेस। इसमें आपका क्या रहेगा, प्रमोशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहेगा आपका, शायद आगे से है अभी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस भी एक डॉक्यूमेंट आएगा। शायद से आपका इसमें 2.7 भी है, जिसमें आपको चॉइस दिखाई जाएगी कि भाई आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, जिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना है। ये भी छोटा सा टॉपिक है, खाली 1 पेज का ही है, और यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा 2.7 के बाद में। तो कल आपकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी वो 2.5 तक पूरा तक रहेगी। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस थोड़ा जो 2.6 रहने वाला थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। मैं पहले ही बता दूं कि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि सारी इसमें कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, कुछ समझने वाला कुछ नहीं होता है इसमें, बस खाली याद करने वाली चीज़ें तो थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं। और जैसे फिलहाल आज का टाइम चल रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी भी टीचिंग थोड़ी बोरिंग लग रही होगी इस केस में। तो बस आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।